यार आप लोगों को फाइनली याद था या कोई रिमाइंडर भी भेजा गया है? अगली क्लास वालों को रिमाइंडर भेज देते हैं क्योंकि उनका तो काफ़ी पीछे पार है। तो कल की बातें याद हैं? कंपनियों की दो मशहूर काइंड्स, पब्लिक और प्राइवेट। कल आप आए थे। पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं? जो प्राइवेट नहीं होती उसको हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? उसमें क्या दो तीन शराइत होती हैं? प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होते हैं। कम से कम 2 मेंबर से प्राइवेट कंपनी आप स्टार्ट करते हैं और फिर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं इसमें 50, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 होंगे, एक रिस्ट्रिक्शन। और दूसरा ये शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफ़र पे। तीसरा इन्विटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक, क्या हो हमारे शेयर डिबेंचर्स फलाना फलाना चीज़ खरीदो, ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। 3 रुकावटें हैं, 50 से ऊपर मेंबर्स नहीं होंगे, शेयर ट्रांसफ़र के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है और जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। ये 3 रिस्ट्रिक्शंस डालनी होती हैं अपने एक डॉक्यूमेंट में जिसका नाम है आर्टिकल्स। तो डेफिनेशन ये कहती है अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट, ये 3 वाली बात है। तो आर्टिकल्स अभी हमने नहीं पढ़े, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो कौन से डॉक्यूमेंट और उनमें क्या क्या लिखा हुआ होता है। तो जो कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा दे वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, जो रिस्ट्रिक्शन ना लगाए वो पब्लिक कंपनी बनेगी। पब्लिक कंपनी की 2 मज़ीद किस्में हैं। इधर से पब्लिक कंपनी की 2 किस्में कौन सी हैं? लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। ये लिस्टेड क्या चीज़ होती है? जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर हो जाए, उस पर लिस्ट हो जाए और उसके शेयर्स फिर वहाँ पे आराम से ट्रेड हो सकें। तो अनलिस्टेड का ऑपोजिट होगा, जो ट्रेड नहीं हो रहा है। ठीक हो गया। ये एसएमसी क्या चीज़ थी? वो वाले भाई, एसएमसी क्या चीज़ थी? सिंगल मेंबर कंपनी। इसमें क्या होता है भला? इसमें कंपनी के सारे शेयर्स एक ही बंदा ले लेता है और वही कंपनी का मेन डायरेक्टर भी होता है, वही करता धरता होता है। तो एक खास स्पेशल किस्म की प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी। इसके रूल्स नॉर्मल से थोड़े से डिफरेंट है, तो हम इसके बारे में बड़ा कम ही पढ़ेंगे अपने पूरे सिलेबस में। तो प्राइवेट हमें समझ आ गया, एसएमसी समझ आ गया, लिस्टेड समझ आ गया, अनलिस्टेड समझ आ गया। इन सारी कैटेगरी में किसी भाई किसी बहन का कोई सवाल? ऑल क्लियर? पक्का? कल अथॉरिटीज़ देखी थी। एक इदारे का नाम था एससीसीपी और एससीसीपी के अंडर एक ऑफिसर था उनका, उसका नाम था रजिस्ट्रार। एससीसीपी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? एससीसीपी 1999 में ऑपरेशनल हुआ और इसने एक इदारे को रिप्लेस किया था। कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी CLA हुआ करता था पुराने ज़माने में, उसको रिप्लेस करके एससीसीपी भाई साहब आ गए थे। और इसका जो मेन ऑफिस है वो इस्लामाबाद, इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है और 4 प्रोविंशियल और जो जोनल ऑफिस है उनमें से 4 प्रोविंस के कैपिटल में है और 3 मेन सिटीज़ में है जिसमें फैसलाबाद, मुल्तान और सखर। फैसलाबाद, मुल्तान, सखर, ये 3 मेन शहर हैं और एक पाकिस्तान का कैपिटल यानी इस्लामाबाद है। तो एक पाकिस्तान के कैपिटल में, 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स में और उसके अलावा 3 शहर। और मैंने आपको कहा था कि पेपर में लिखने के लिए या अगर आपको याद रखने के लिए आसान निशानी चाहिए तो जिनको PSL से कुछ शगफ है तो PSL की टीम्स में हमने ऐड करना था फैसलाबाद और सखर को। ठीक हो गया। एससीसीपी के पास कुछ पावर्स भी हैं। कितनी को पावर्स हैं? बहुत को पावर्स हैं। लॉ ने बहुत सारी पावर दी हैं, कंपनीज एक्ट ने बहुत सारी पावर्स दी हैं, उसके अलावा SECP एक्ट ने भी बहुत सारी पावर्स दी हैं। तो ये जुमला बार बार तकरार के साथ लिखा हुआ है। SECP कुछ खास कंपनियों को डील करता है। उन कंपनियों के नाम कौन बताएगा जी? इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, NBFCs कहलाती हैं। 2 रह गई। एक सबसे पहले आ सकती थी, जो सादा कंपनी है उनको भी तो डील करता है। ठीक है, और एक ख़ास तरह की रह गई, मुदारबा। तो
सादा कंपनियों को, बैंकिंग कंपनियों को, इंश्योरेंस कंपनियों को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को, मुदारबा कंपनियों को, इन सब को डील करता है SCCP। ये कंपनी के अलावा बाकी चारों जो नाम लिए ना, ये फाइनेंशियल कंपनीज हैं, यानी बैंक भी फाइनेंस को डील करता है, इंश्योरेंस को भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, मुदारबा भी रुपए पैसे वगैरह के मामलात को देखता है, और NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये वो कंपनियाँ होती हैं जो बैंक नहीं होती, कंपनी होती हैं लेकिन बैंकों जैसे काम कर रही होती हैं, लोन दे रही होती हैं, किस्तों पे चीज़ें डील कर रही होती हैं। हमारे सिलेबस में इनमें से किसी की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ ये जुमला सिलेबस में है कि ये इन 4-5 तरह की कंपनियों को SCCP डील करता है। समझ आ गया हमें SCCP। फिर SCCP के एक ऑफिसर का तस्करा था, उसका नाम था रजिस्ट्रार। ये कोट वाले भाई, यहाँ से आगे चलते हुए कैमरे से बिल्कुल पीछे वाले भाई जी। कोई से 6 कौन से ऐसे लोग हैं जिनको रजिस्ट्रार में काउंट करते हैं? एक तो रजिस्ट्रार, एडिशनल और एडिशनल जॉइंट और जॉइंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार। बिल्कुल शाबाश। 6 चीज़ें ऐसी हैं जो रजिस्ट्रार में काउंट होती हैं, और उनके अलावा एनी अदर पर्सन जिसको वो डेजिग्नेट कर देंगे भाईजान तुम भी जो है ना ये वो करो। यानी इसको अगर हम उर्दू तर्जुमा करें तो कोई और शख्स जो रजिस्ट्रार जैसी हरकतें करता पाया जाए, या जिसको वो डेजिग्नेट कर देंगे आप रजिस्ट्रार हो। अब ये बंदा बेसिकली है क्या? ये जो गवर्नमेंट का ये ऑफिसर है, ये असल में कम्युनिकेशन कर रहा है कंपनियों के साथ। कंपनी की रजिस्ट्रेशन इसके पास जाएगी, कंपनी सालाना डॉक्यूमेंट्स इसके पास जमा कराएंगे, कंपनी के रिकॉर्ड्स कंपनी से मांगता रहेगा। यानी कि जो जो कंपनी में मेन काम हो रहा है कंपनी को चाहिए कि वो इसे बताए। प्लस ये इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, ये कंपनी भी छापे मार सकता है, कंपनी के ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, कंपनी के आके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है, कंपनी के रिकॉर्ड जब्त भी कर सकता है, सीज करके भी अपने पास रख सकता है। एक सेंटेंस मैंने कहा था उस पर कैरी फॉरवर्ड लिख दें कि ये मॉर्गेजेस एंड चार्जेस वगैरह को डील करता है। वो एक स्पेशल टॉपिक है जो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो वो जुमला उस वक्त आपको समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो उस जुमले को छोड़ के मुझे बताइए रजिस्ट्रार में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? ऑल क्लियर? ये चार्जेस का लफ्ज लिखा हुआ है, ये पेनल्टी है या कुछ और? नहीं, असल में मॉर्गेजेस एंड चार्जेस एक कंपाउंड वर्ड है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, आगे हमने बहुत डिटेल में इस पर बात करनी है। जब आप लोन लेते हैं ना बैंक से, तो बैंक कहता है उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी दो। तो सिक्योरिटी में एक प्लेज होता है, एक मॉर्गेज होता है, एक चार्ज होता है। तो मॉर्गेजेस एंड चार्जेस कंपाउंड वर्ड है सिक्योरिटीज़ के लिए। वो जो आप लोन लेंगे तो लोन के अगेंस्ट आप उन्हें क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे, वो उसके लिए कंपाउंड वर्ड है। तो ये चार्जेस वो पैसों वाले चार्जेस नहीं है, ये एक लीगल वर्ड है। तो हम आगे तसल्ली से जाके इसको पढ़ेंगे। मैंने इसीलिए इस पे कैरी फॉरवर्ड का कह दिया था, ताकि ऐसा ना हो कि हम फिर आधा घंटा इसी के ऊपर डिबेट करते रहें। इस पे इंशाल्लाह हमने पूरे चैप्टर में डिबेट करनी है। सब क्लियर? गुज़िश्ता दिन के लेक्चर से रिलेटेड जी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और प्राइवेट कंपनी में क्या फ़र्क है? हमारे सिलेबस में मैंने अभी तक कहीं भी किसी भी जगह आपसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। आप ही में से एक हज़रत ने खुद ही से कहा था कि सर वो वाली पार्टनरशिप जो है वो क्या चीज़ है, तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था। घर जाके जब आपने किताब में पढ़ा, किसी जगह किसी पॉइंट पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखा है? तो टेंशन नहीं लेनी, मैं एक अलग डायमेंशन में जाके आपको बता देता हूँ, लेकिन आपने फिर वापस ज़रूर आना है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप के सारे फीचर्स होते हैं सिवाय इसके कि उनकी अनलिमिटेड नहीं लिमिटेड लायबिलिटी होती है। और जो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है और लिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। इसका मतलब है कि सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर लिया उस LLP ने, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ने। बाकी जो कंपनी के बाकी फीचर्स है ना, शेयर ट्रांसफ़र होने वाला, सेपरेट ओनरशिप वाला, वो उसी तरह से ही है। तो अगर कोई पार्टनरशिप अपनी लायबिलिटी लिमिट करना चाहे तो एक ख़ास तरह का सेटअप पाकिस्तान में मौजूद है, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। 2017 में इसका भी कानून आ गया था, बाहर बहुत अरसे से है, पाकिस्तान में अभी तक इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा। तो ये एक अरेंजमेंट मौजूद है जिसका दूर दूर तक हमारे सिलेबस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ICAP ने इनिशियली जब सब्जेक्ट का कोर्स डिज़ाइन किया था तो उन्होंने थोड़ा सा प्लान किया था कि उसको बीच में शामिल करें, लेकिन फॉर सम रीज़न उन्होंने लगा कि बच्चे कंफ्यूज होंगे तो उन्होंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो फ़िलहाल मैं कहीं पे भी आपसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कोई तस्करा नहीं कर रहा, ना हमारे सिलेबस में दूर दूर तक उसका कोई रेफरेंस। हमारे सिलेबस में सिर्फ कंपनी है जी। कोई सवाल गुज़िश्ता से रिलेटेड? ऑल क्लियर? पक्का? आगे पढ़ने के लिए तैयार? आज हमने एक बड़ी मशहूर किस्म देखनी है कंपनियों की, उसको हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी।
जिस तरह से इंसानों में रैंक होते हैं कि ये बड़ा इंसान है, छोटा इंसान है, ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है, ये मालिक है, ये मुलाजिम है, ये आका है, ये ग़ुलाम है, इसी तरह से कंपनियां भी तो पर्सन है। तो कंपनियों में भी ये होता है कि कभी कभी कोई कंपनी किसी दूसरे के अंडर आ जाती है। कभी भी एक कंपनी आती है और वो दूसरी कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना लेती है। होल्डिंग का मतलब है आका, हाकिम कंपनी होल्ड कर रही है, उसने दबोचा हुआ है दूसरे को। और सब्सिडरी नाम से ही जाहिर है, सब का मतलब होता है जो मातहत होता है, जो नीचे होता है, जैसे सब इंस्पेक्टर हम कहते हैं। तो सब्सिडरी वो होगी जो मातहत कंपनी होगी। तो दिस कैन हैपन कि चलते चलते एक कंपनी दूसरे की मालिक बन जाए। ये कैसे बनती है? कंपनी लॉ की तरफ जाते हैं, कंपनी लॉ से पूछते हैं कि जी होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन क्या है। बहुत ही मजाकिया डेफिनेशन है, अब आपने ध्यान से सुनना है। वो कहते हैं कोई भी कंपनी किसी की होल्डिंग कंपनी तब कहलाएगी जब एक दूसरी कंपनी होगी जो इस पहली कंपनी की सब्सिडरी कहलाएगी। दूसरे अल्फाज में, कोई कंपनी किसी दूसरे की होल्डिंग कंपनी तब तक नहीं हो सकती जब तक वो दूसरी कंपनी इस पहली की सब्सिडरी कंपनी ना हो। तो होल्डिंग नहीं बताया। होल्डिंग की डेफिनेशन भी सब्सिडरी के ताउन से ही पेश कर दे कि कोई भी कंपनी दूसरे की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही सूरत में हो सकती है जब वो दूसरी कंपनी इस पहली वाली की सब्सिडरी हो। तो डेफिनेशन समझ आई? इसमें भी कांटा लगा देंगे आपके, मतलब इसका तो फायदा कोई नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं नई बात बताई। तो सब्सिडरी कैसे बनेगी? एक कंपनी दूसरे के मातहत कैसे आएगी? रूल नंबर 1, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स खरीद ले, वो शेयर्स जिनमें वोटिंग होती है, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें पावर नहीं होती कि वो आके वोट शोट कर सके, तो अगर एक कंपनी दूसरे के आधे से ज़्यादा वो शेयर्स खरीद ले जिनमें इख्तियार होता है कि आप जाके वोट कर सकते हैं, तो क्या होगा? इस कंपनी ने जब भी अपने मेंबर्स की मीटिंग बुलानी है कि आप आए बैठे फैसला करते हैं, तो आधे से ज़्यादा पावर किसके पास होगी? तो उस मीटिंग में जो फैसले होंगे, टेक्निकली ये जो फैसले लेगी वही फैसले वहाँ हो रहे होंगे। तो एक कंपनी दूसरे की सब्सिडरी एक ऐसे तरीके से बन सकती है कि ये वाली कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर मोर देन 50% शेयर्स खरीद ले। ये बात समझ आ रही है? दूसरा तरीका, ऐसा नहीं कर सकते तो फिर एक और काम करें, मोर देन 50% डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर आपके पास आ जाए। अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर आ जाए, तो आप कहेंगे सर वो तो वही बात हो गई। इसमें एक कंपनी ने दूसरे के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीदे हैं, इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर ऐसा इख्तियार रखती है कि किसी भी वजह से इसको ये इख्तियार मिल गया है कि तुम इसके आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करो। मैं एग्जांपल दे दूं, ये कंपनी थी, इनका शेयर कैपिटल था 1 करोड़ का, ये गए हबीब बैंक के पास, इन्होंने कहा जी हमें 5 करोड़ का लोन चाहिए। तो वो कहेंगे हम पागल नज़र आ रहे हैं, 1 करोड़ का तुम्हारा शेयर कैपिटल है, तुम्हारी लायबिलिटी कितनी है? 1 करोड़। हम 5 करोड़ का तुम्हें लोन दे दें, तुम भाग जाओ, हम तो रोते रह जाएंगे। हमें सिक्योरिटी चाहिए। उन्होंने कहा जी हमारा वो वाला प्लॉट है, हमारे वो वाली बिल्डिंग है, हम आपके नाम कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं अभी भी नहीं हो सकता, तुम लोग मिसमैनेज करो, हमारे पैसे खुर्द बुर्द कर दो। और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तुम्हारी कंपनी के बोर्ड पे 60 डायरेक्टर्स होते हैं ना, 4 हमारे होंगे, 3 तुम लोग लेके आओगे। तो हमें ये तहफ़्फ़ुज़ चाहिए कि कंपनी सही चल रही है नहीं चल रही, तो हमारे बंदे तुम्हारी मैनेजमेंट में होने चाहिए। तो हबीब बैंक ने एक कॉन्ट्रैक्ट इनको लोन देने का जो किया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये, तो हबीब बैंक ने कह दिया कि तुम्हारे आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स हम अपॉइंट करेंगे। तो टेक्निकली माना जाएगा कि इस वक्त हबीब बैंक ही उस कंपनी को चला रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। तो हबीब बैंक के पास उस कंपनी के आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर आ गई। जैसे बाहर के किसी मुल्क से पूछें कि हाँ भाई पाकिस्तान को कौन चला रहा है, तो शायद वो कहेंगे IMF चला रहा है। ये जो IMF नहीं कहता कि पेट्रोल मेरी मर्जी से रेट सेट करो, फलाना इस तरह से करो, इंटरेस्ट रेट ऐसे होना चाहिए, टैक्स इससे कलेक्ट करो, फलाना काम ऐसे करो, गवर्नर स्टेट बैंक मेरी पसंद का हो, फलाना मेरी पसंद का हो, तो टेक्निकली उसने लोन दिया होता, तो उस लोन देने की वजह से उसके बाद बहुत सारी पावर्स आ गई होती है। तो इसी तरह से अगर एक कंपनी को किसी भी वजह से, ये तो लोन देना एक एग्जांपल है, अगर एक कंपनी के पास किसी भी वजह से दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर आ जाए, तो पहली कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग, और जिसके वो सब्सिडरी बन जाएगी। डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर किसी भी वजह से आ सकती है।
इस रूल को बड़ा मज़ेदार तरीके से यूज़ किया था मुशर्रफ और उसकी टीम ने। मुशर्रफ के ज़माने में जो है वो चाह रहा था कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाएं, आईटी शाईटी पे काफ़ी काम किया। पीटीसीएल उसे नज़र आ रहा था कि बहुत ही गलत तरीके से चल रही है, जबकि साफ नज़र आ रहा था कि इस इदारे में बड़ा दम है, चूँकि इसमें बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत बड़ा सेटअप है, और जब भी टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी तो वो कंपनी जिसकी पूरे पाकिस्तान में लाइनें बिछी हुई होंगी, हमेशा उसको एक एज मिल जाएगा। तो इन लोगों ने गवर्नमेंट लेवल पे डील की इत्तिसलात से, बाहर की कंपनी थी, और उसको कहा था कि हम आपको पीटीसीएल दे देते हैं। पीटीसीएल का जो है ना मेजर इख्तियार आपको दे देते हैं, पीटीसीएल की सारी डिसीजन मेकिंग आप करें, पीटीसीएल को आप चलाएं। मतलब तकरीबन निचकारी, 100% नहीं, लेकिन ऑफिशियली नहीं, लेकिन समहाउ उनको कह दिया कि आप इसको चलाएं। और अचानक से मीडिया पे ये चीज़ हाईलाइट हो गई, शोर मच गया, पागल हो गए लोग कि ये क्या है, पीटीसीएल प्राइवेट होने जा रही है, फलाना फलाना फलाना। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आए, उन्होंने कहा पता नहीं ये कौन आप लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। आप आज भी पीटीसीएल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाके देख लें, 65% शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं, 35% इत्तिसलात के पास हैं। और लोगों ने जाके देखा तो ऐसा ही था। वो बेचारे शर्मिंदा हो गए, इसलिए कि उन्होंने पूरा कंपनी लॉ नहीं पढ़ा था। गवर्नमेंट ने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का 100% इख्तियार इत्तिसलात को दे दिया था। तो इत्तिसलात थी, उससे वादा किया था तो मैं होल्डिंग कंपनी बनाएंगे पीटीसीएल की, उसको सेकंड रूल के तहत होल्डिंग कंपनी बना दिया। और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जो सिंपल सीधी सी, तो उनका लो शेयर देख लो, सब्सिडी कब बनेगी, वो तब बनेगी ना जब आधे से ज़्यादा शेयर आपके पास होंगे। गवर्नमेंट 65% की शेयर होल्डर है, तो कैसे हो सकता है कि इत्तिसलात जो है वो हमने उसको पीटीसीएल दे दिया। जी सर, ये उनको फ़ायदा क्या होगा इत्तिसलात को पीटीसीएल के डायरेक्टर अपॉइंट? इत्तिसलात को फ़ायदा क्या होगा? एक किसी भी कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ में आने से आपको क्या फ़ायदा होगा? आपने अगर किसी कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है, आईएमएफ को पाकिस्तान का निज़ाम चला के क्या फ़ायदा होता है? उनको नज़र आता है कि हमारे पैसे की रिकवरी बेहतर होगी, हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, या चीज़ें इस तरह से वो होंगी। फ़र्ज़ करें हमारी ये कंपनी है और हम साल में 500 कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ, और दूसरी कंपनी वाले कभी हमारी बात माने और कभी ना माने, और हमें मौका मिले कि दूसरी कंपनी को सब्सिडी बना लें, तो हम क्या चाहेंगे? सब्सिडी बना लें। तो इत्तिसलात बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहा था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर छोटे छोटे सेगमेंट हैं। वतीन भी इसी के अंदर आ जाता है कहीं ना कहीं, यूफोन भी घूम घुमा के इनके अंदर आ जाता है। अब ये टेलीनॉर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे इस तरह से करके। तो ये एक पूरा ग्रुप है और वो दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इसलिए वो ये चाहते थे कि इस कंपनी के अंदर हमारे जो फैसले हैं उनको इनकार कोई ना करे, हम जो इनिशिएटिव लेना चाहें हमें ओके मिल जाए फ़ौरन से। तो इसी हवाले से वो चाहते थे शेयर होल्डिंग लेना, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा जी शेयर होल्डिंग देना हमारे लिए मुश्किल है, फिर हम पब्लिकली मुश्किल में आ जाएंगे, हम आपको डायरेक्टर्स का कंट्रोल दे देते हैं। तो सारे डायरेक्टर्स का कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इत्तिसलात को दे दिया, 26% शेयर्स भी दे दिए, और शेयर्स भी देती है। मतलब आज की डेट में 26% के करीब शेयर्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि होल्डिंग कंपनी बनने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। दिस कैन हैपन कि एक कंपनी की दो होल्डिंग कंपनी हो, एक ऊपर वाले रूल की वजह से, एक नीचे वाले रूल की वजह से। तो होल्डिंग और सब्सिडी की कहानी समझ आ रही है? एक कंपनी दूसरे की या तो आधे ज़्यादा शेयर्स खरीद ले, या किसी वजह से आधे से डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर आ जाए। इसको कानून की ज़बान में कहते हैं जब एक कंपनी दूसरे की बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल करे। जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर एक कंपनी दूसरे के बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल करे, कंपोजिशन का मतलब है वहां डायरेक्टर का आना और जाना, डायरेक्टर्स की तश्कील क्या है। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर्स की तश्कील को कंट्रोल करे, यानी कि उनका कौन आएगा कौन जाएगा, इसको आधे से ज़्यादा जो कंट्रोल कर रहा होगा वो होल्डिंग बन जाएगा। कंपनियों में फैसले या डायरेक्टर्स की मीटिंग में होते हैं या मेंबर्स की मीटिंग में। तो ये वाली कंपनी मेंबर्स की मीटिंग में अपना पावर एक्सरसाइज कर सकती है और ये वाली कंपनी डायरेक्टर्स की मीटिंग में। तो कोई भी कंपनी दूसरे को अपनी होल्डिंग, अपनी सब्सिडी बना सकती है, या तो आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लें वोटिंग पावर वाले, या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का इख्तियार आपके पास आ जाए। दोनों चीज़ें क्लियर? एक तीसरा तरीका भी है। फ़र्ज़ करें आपको पता लगा, कहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं,
ए कंपनी बी कंपनी को अपनी सब्सिडरी बनाना चाहती थी लेकिन नहीं बना पाई, इसलिए कि उसे पता लगा कि बी कंपनी के तो ऑलरेडी 70% शेयर सी कंपनी के पास हैं। ए चाहती थी कि बी को बनाए अपनी सब्सिडरी, लेकिन बी तो ऑलरेडी किसी और की सब्सिडरी था। तो ए ने क्या किया, ए ने सी को अपनी सब्सिडरी बना दिया। तो ए की सब्सिडरी ए की भी सब्सिडरी बन जाएगी। तो तीसरा बड़ा मजे का रूल ये है कि अगर आप किसी भी तरीके से एक कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना दें तो उस कंपनी की जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली सब्सिडरीज बन जाती हैं। याद रहेगा। तो दिस कैन हैपन कि एक कंपनी है जिसका नाम है S5, S4 ने उसको अपना सब्सिडरी बनाया हुआ है, S3 ने S4 को सब्सिडरी बनाया हुआ है, S2 ने S3 को, S1 ने S2 को और H ने S1 को अपनी सब्सिडरी बनाया हुआ हो। इस कंपनी ने से सब्सिडी बनाया हुआ है, इसने से 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 बनाया हुआ है। तो ये सारी की सारी H की सब्सिडरीज भी हैं। बात समझ रहे? सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी होती है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लेयर्स। ये लेयर्स हैं। एक कंपनी की कितनी लेयर्स हैं? इसकी नीचे वाली, उससे नीचे वाली, उससे नीचे वाली, उससे नीचे वाली। तो एक कंपनी की सब्सिडरी और सब्सिडरी की सब्सिडरी और उनकी सब्सिडरीज, ये सब कंपनी की क्या कहलाती हैं? लेयर्स कहलाती हैं। ये बात याद रहेगी। जो पॉलिसी सर वो एच बनाएगा वो सारी में हो। जी, जो पॉलिसी एच बनाएगा वो सारी में। जी, अब जो एच पॉलिसी बनाएगा वो सब्सिडरी को कहेगा कि तुमने इसे चलाना है, अब वो सब्सिडरी नीचे वालों को कहेगी। तो टेक्निकली वो डायरेक्टली तो इनको डील नहीं कर रहा, लेकिन वो इनके थ्रू डील कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं लेयर्स। यहाँ तक चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी कि अचानक से एक छोटा सा ट्विस्ट आता है कि जो 50% वाला रूल है इटसेल्फ और थ्रू लेयर्स और जॉइंटली विद लेयर्स, इस 50% अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स या तो खुद खरीद ले या लेयर्स के साथ मिलके खरीद ले तो भी उसको अपनी सब्सिडरी बना देगा। थोड़ी सी अजीब सी बात हो गई। सिर्फ अकेले ही नहीं, मैं एक नक्शा सा बनाता हूँ। एक कंपनी है ए कंपनी ने 40% शेयर्स खरीदे हुए हैं बी कंपनी के। क्या बी सब्सिडरी है ए की? नहीं है। ए की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है सी, ये ए की सब्सिडरी है। सी ने 15% शेयर्स खरीदे हुए हैं बी के। अब ए की बी सब्सिडरी बन गया खुद ब खुद, चूंकि खुद लिए हुए हों या जॉइंटली विद। तो ए ने 40% डायरेक्ट शेयर होल्डिंग की हुई है और 15% इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग की है। 40% खुद और 15% थ्रू लेयर। तो भी बी कंपनी खुद ब खुद ए की सब्सिडरी बन जाएगी। हमारे सिलेबस का एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कंपनियों में कौन सी होल्डिंग है और कौन सी सब्सिडरी है। ये हमारा एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो ICAP कभी भी एक बड़ा जालिम सा सवाल पेपर में दे सकता है कि 4-5 कंपनियां आपको दे दे, उनके आपस के बड़े पेचीदा से रिलेशन बताए और कहे बताओ इनमें से कौन सी होल्डिंग और कौन सी सब्सिडरी है। तो आज तक एक दफ़ा इसमें से टेक्निकल सवाल आया और वो इसी तरह का सवाल आया कि उन्होंने बहुत सारी कंपनियां दे के पूछा कि बताओ इनमें से ये कौन कौन किस किस की होल्डिंग सब्सिडरी कैसे बनती है। तो क्या तीनों रूल समझ आ रहे हैं? Yes. सबको समझ आ रहे हैं? डेफिनेशन देखें। Yes. किताब से डेफिनेशन देखते हैं। होल्डिंग कंपनी की रोमांचक सी डेफिनेशन means a company which is another company's holding company if but only if that other company is its subsidiary। होल्डिंग कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अगर वो दूसरी कंपनी उसकी, तो ये तो बेकार हो गई। इस पे तो क्रॉस लगा सकते हैं क्योंकि होल्डिंग बताई नहीं, उन्होंने कहा होल्डिंग उसे कहेंगे जो किसी सब्सिडरी की होल्डिंग हो।
तो इसका मतलब हमें सब्सिडरी समझना पड़ेगा, तो फिर हमें होल्डिंग समझ आएगी। इसको इग्नोर करते हैं। सब्सिडरी किसे? इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, किसी और कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में सब्सिडरी कंपनी ऐसी कंपनी को कहेंगे जिसमें होल्डिंग कंपनी होल्ड करता हो कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। ये जुमला समझ आया? कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड होल्ड करता हो। नीचे उन्होंने नोट दिया है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड इज नॉर्मली कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ इट कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अगर सारे या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट या रिमूव करने का इख्तियार किसी के पास हो तो हम कहते हैं कि वो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल कर रहा है। नंबर 2, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज। एक्सरसाइज करे, कंट्रोल करे आधे से ज्यादा, आधे नहीं, आधे ज्यादा, पूरे 50% से होल्डिंग नहीं बनेगी, आधे से ज्यादा वोटिंग सिक्योरिटीज, वो जिन पे वोट कर सकते हैं, ईदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। ये बात समझ आई? एक और नोट, सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी वुड आल्सो बी कंसिडर्ड सब्सिडरी कंपनी ऑफ द मेन होल्डिंग कंपनी। क्या हमें होल्डिंग सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? Yes. पक्का? Yes. जी। सर ये जो आपने लेयर्स बनाई है ये डायरेक्टरशिप में अगर हो 50+ वाली? जी, क्या ये लेयर्स डायरेक्टरशिप में भी हो सकती हैं? पहले जहन में रखें, सब्सिडरी बनाने के 2 मेन तरीके हैं। तो हो सकता है इस कंपनी ने इसको शेयर्स की वजह से सब्सिडरी बनाया हो सकता है इसने इसको डायरेक्टर्स की वजह से सब्सिडरी बनाया हो, इसने इसको उन दो में से किसी भी रीजन पे सब्सिडरी बनाया हो। एक सब्सिडरी इन दो में से किसी वजह से भी बन सकती है, बट वंस वो सब्सिडरी है तो ये वाला रूल एप्लीकेबल हो जाएगा कि सब्सिडरी की सब्सिडरी ऑटोमेटिकली सब्सिडरी बन जाएगी, वो चाहे जिस मर्जी रूल से जिस मर्जी कंपनी ने दूसरे को सब्सिडरी बनाया है। जो गुलाम है आपकी और जो उसका गुलाम है वो आपका भी गुलाम है। औलाद की औलाद औलाद है, वालदैन के वालदैन वालदैन है। तो यानी कि ये इसमें कॉन्सेप्ट है कि आपकी सब्सिडरी जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं वो जिसको कंट्रोल कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। जी सर ये डायरेक्टरशिप में अगर फर्ज कर लेते हैं सारी डायरेक्टरशिप में है, तो अगर कोई बी कंपनी जो 70% शेयर खरीद लेती है तो इसमें क्या? जी ऐसा हो सकता है, ये अगर सारे डायरेक्टर्स की वजह से और एक बी कंपनी है वो उनमें से किसी के भी 70% शेयर्स खरीद ले, या बी कंपनी ले आते हैं, हमारा क्या जा रहा है। अगर मगर की तो आप लोगों का वो है एक थोड़ा सा आदि है, हम चलते हैं। ये लें जी, बी कंपनी ले आते, इसने 70% शेयर्स खरीद लिए इसके, और ये सब डायरेक्टर्स की वजह से थे, तो ये इसकी सब्सिडरी है, ये इसकी सब्सिडरी है, इसकी सब्सिडरी है, इसकी सब्सिडरी, ये सब एच की सब्सिडरीज हैं, ये सारी S1 और H की सब्सिडरीज हैं, ये सारी H, S1, S2 की सब्सिडरीज हैं, ये सारा। अब यहाँ से आगे एक अगली कहानी भी शुरू हो जाएगी। ये बी की सब्सिडरी भी है, ये बी की सब्सिडरी भी है, ये बी की सब्सिडरी भी है। एक वक्त में एक कंपनी की एक से ज़्यादा होल्डिंग्स हो सकती हैं। तो फिर ये डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते? जी, अब चक्कर क्या होगा? अब चक्कर ये होगा कि 2 तरह की मीटिंग्स हैं, मैंने आपको बताया। जो मेंबर्स की मीटिंग है वहाँ फैसले वो ले रहा होगा जिसके पास ज़्यादा शेयर्स हैं, और जो डायरेक्टर्स की मीटिंग है वहाँ कौन फैसले ले रहा होगा? जिसके डायरेक्टर। तो जिन पावर्स में डायरेक्टर्स का किरदार है वहाँ एक कंपनी हावी हो जाएगी, जहाँ शेयर होल्डर्स का किरदार है वहाँ दूसरी कंपनी हावी हो जाएगी। अगर दोनों डायरेक्टर की वजह से? जी, दोनों डायरेक्टर की वजह से हो नहीं ना सकती। सोचें, तो ये तो majority है। एक कंपनी के डायरेक्टर्स में से आधे से ज़्यादा एक कंपनी अगर कंट्रोल करे तो बकाया जो बचा है वो फॉर श्योर आधे से कम है। नहीं, वो इधर S2 S3 का पूरे मतलब आधे से नहीं है। S2 ने S3 के सारे डायरेक्टर्स कंट्रोल किए हुए हैं, ये कहना चाह रहे हैं? जिस तरह इधर है ना 40% और 15%। ठीक है, ये तो शेयर होल्डिंग है, ठीक है, मैं समझ गया। ये कहना ही चाह रहे हैं कि क्या डायरेक्टर्स में भी इस तरह का रूल चलेगा? नहीं चलेगा। यानी अगर ए इस कंपनी के होते 10 डायरेक्टर्स, ए कंट्रोल कर रहा होता 4 और सी कंट्रोल कर रहा होता 2, तो मैं नहीं कहता कि सब्सिडरी बनी है। ये डायरेक्टर्स में ये वाला रूल नहीं चलेगा, मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैंने इसके ऊपर लिखा है। तो ध्यान में रखना है कि ये जो टुगेदर विद लेयर वाला कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ शेयर्स के अंदर है, वो डायरेक्टर्स वाले रूल में नहीं है। किसी कंपनी को सब्सिडी बनाने के लिए आप ही को उसके आधे ज़्यादा डायरेक्टर्स कंट्रोल करने पड़ेंगे। अगर 40% आप कर रहे हैं, 15% को और कर रहा है, फिर नहीं। हाँ, आसान तरीका ये है कि जिसकी वो सब्सिडी है उसको पकड़ के किसी भी वजह से सब्सिडी बना लें। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? पक्की बात है।
जब सब्सिडरी हमें समझ आ जाती है तो एक छोटा सा मासूम सा कॉन्सेप्ट होता है होली ओन्ड सब्सिडरी। नाम से क्या जाहिर है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स खरीद ले तो सब्सिडरी बनाने के लिए 50% से ऊपर जाना था ना। लेकिन अगर आप इतना ऊपर चले जाएं कि वो कंपनी है ही आपकी 100%, तो इसको कहेंगे अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी और द स्टैच्यूटरी बॉडी इफ ऑल इट्स शेयर्स आर ओन्ड बाय दैट अदर कंपनी और स्टैच्यूटरी बॉडी। कोई भी कंपनी या स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब है कोई भी कानूनी कोई भी और बॉडी, अगर एक कंपनी या इदारा दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स ले लेता है तो फिर हम उसको कहेंगे कि उसने दूसरी कंपनी या इदारे को अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी बना लिया है। ये बात क्लियर है? Yes. चलते चलते लॉ का दिल किया कि आपको एक और फजूल सी डेफिनेशन भी दे दे, लेकिन अब होल्डिंग सब्सिडरी हमें समझ आ जाती है तो अब अगली डेफिनेशन समझना आसान होगा। थोड़ी सी खुश डेफिनेशन है, इसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? जो प्राइवेट नहीं है। तो पब्लिक और प्राइवेट हमने किसी और कॉन्टेक्स्ट में पढ़े हैं। अब पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब होगा गवर्नमेंट की कंपनी। नॉर्मली क्या होता है, पब्लिक से हमारे ध्यान में गवर्नमेंट आता है, लेकिन नहीं, यहाँ पब्लिक का मतलब है जनता और पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब होगा। तो कोई कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी कब बनती है, मैं आपको आसान निशानी बताता हूँ, डेफिनेशन इजी हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी की होल्डिंग बन जाए तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी। आसान अल्फाज में, डेफिनेशन ये नहीं है, लेकिन मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि पेपर में कंफ्यूज हो जाए, डेफिनेशन याद ना आए, अपने अल्फाज में कुछ ना कुछ लिखना चाहें तो होल्डिंग सब्सिडरी की निशानियाँ अगर गवर्नमेंट पे पूरी हो जाएं किसी भी कंपनी के हवाले से, इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी की आधे से ज़्यादा शेयर्स पकड़ ले या गवर्नमेंट के पास पावर हो कि वो किसी कंपनी के आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करे, गवर्नमेंट खुद करे या गवर्नमेंट के अंडर कोई बॉडी करे, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी को अथॉरिटी वगैरह, किताब से पूछते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट, कोई भी कंपनी चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, बेनिफिशियली ओन्ड और नॉट लेस देन 51% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटी, वोटिंग पावर ऑफ विच आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट और एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट और स्टैच्यूटरी बॉडी। एक ऐसी कंपनी जिसके 51% शेयर्स गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई इदारा या कोई और बॉडी जो गवर्नमेंट के अंडर आती है वो कंट्रोल करे, or in respect of which the government or agency of government or statutory body has otherwise power to elect, nominate or appoint majority of its directors। या दूसरी सूरत में अगर उस इदारे की मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अंदर के इदारों के पास हो, और इसमें एक पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट SCCP ने लाइसेंस की हुई है वो भी आती है, यानी कि अगर नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा भी होगा तो वो भी इस डेफिनेशन के अंदर कवर होगा अगर गवर्नमेंट उसे भी चला रही होगी। तो असूलन इस डेफिनेशन का जनरली हमारे सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं बनता था, लेकिन उन्होंने सोचा कि जब बच्चे पढ़ ही रहे हैं डेफिनेशन, यानी डेफिनेशंस का समंदर जो है वो आज तकरीबन ख़त्म हो गया। ये जो बहुत सारी तरह की कंपनियां इन्होंने हमें बतानी थी वो हमें इन्होंने बता दी, तो उनमें से एक आखिरी कंपनी रह गई थी पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी गवर्नमेंट की कंपनी। तो जिस कंपनी की आधे से ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट ले ले, और यहाँ आधे से ज़्यादा को कंक्रीटली इन्होंने 51% कह दिया है, तो 50.9% भी नहीं, तो 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो या गवर्नमेंट के इदारों के पास हो, या एक कंपनी के डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने का इख्तियार गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के इदारों के पास हो, तो वो वाली छोटी कंपनी क्या कहलाएगी? पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी। तो ऐसे में फिर हम PIA को, PTCL, इनको पब्लिक सेक्टर कंपनी कह देंगे जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है। ये लिस्टेड भी होगी? ये लिस्टेड भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, कोई भी सेटअप हो सकता है। बस आसान अल्फाज में जिसकी होल्डिंग गवर्नमेंट है ना वो पब्लिक सेक्टर है। यहाँ तक फुल स्टॉप लगा के कहानी ख़त्म कर सकते थे, एक प्रोवाइजो दे दिया, ये प्रोवाइडेड दैट। अब ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ नहीं है तो जस्ट मैं आपको समझा दूंगा और आप याद कर लेंगे। होता ये है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो SCCP से थोड़ा सा अलग बॉडी है। SCCP क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और दूसरी बॉडी का नाम है स्टॉक एक्सचेंज, उसको सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज भी बोलते हैं, तो दोनों अलग अलग हैं। SCCP प्योर गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। स्टॉक एक्सचेंज ये प्राइवेट ब्रोकर्स वगैरह ने मिल के इदारा बनाया हुआ है, यानी ये गवर्नमेंट के डायरेक्टली उतना अंडर नहीं आता, ये मार्केट को रेगुलेट करता है। लेकिन चूंकि SCCP चाहता है कि गड़बड़े ना हो, तो SCCP अपनी तरफ से कुछ डायरेक्टर्स भी स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे बिठाने का हक रखता है।
लेकिन अगर एससीसीपी आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स बिठा दे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तो भी स्टॉक एक्सचेंज को हम पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं कहेंगे। तो ये डेफिनेशन देने के बाद वो अचानक से डर गए और नीचे एक प्रोवाइडेड लिख दिया, प्रोवाइडेड दैट नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय कमीशन, कमीशन एससीसीपी को कहते हैं, एससीसीपी की तरफ से जो डायरेक्टर नॉमिनेट हो ऑन बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे या कोई भी और इस तरह की बॉडी वगैरह के ऊपर अगर वो हो, शेल नॉट मेक इट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दिया कि अगर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी कंपनी के बोर्ड पे डायरेक्टर नॉमिनेट करे तो एससीसीपी ने चूंकि नॉमिनेट किया इस वजह से वो लोग वो नहीं बनेंगे पब्लिक सेक्टर, यानी एससीसीपी बीच में से साइड पे कर दें। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई भी इदारा अगर किसी कंपनी पे अपने डायरेक्टर बैठाए तो वो उसे बना देगा पब्लिक सेक्टर, लेकिन एससीसीपी बहुत सारी कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए वहां डायरेक्टर बैठाती है, लेकिन उससे वो कंपनियां खुद ब खुद सब्सिडरी नहीं बन जाएंगी या पब्लिक सेक्टर नहीं बन जाएंगी। तो आज के दिन में मज़ेदार डिस्कशन में एक छोटा सा फजूल कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया, लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब हमने सारे टेक लगा दिए, अब हमारे सारे फजूल कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो गए, यानी कि हम लोगों ने सिवाय एक छोटे से टेबल के पहले 4 सफ़े और 5वां सफ़ा जिसके एंड पे कुछ रहता है, एक टेबल पीछे से हमारा मिसिंग है और तकरीबन हमने 5वें सफ़े तक चीज़ों को देख लिया है। डन? तो बस यहाँ पे हमारा स्कोप ख़त्म होता है। हमने इस चैप्टर में से सारे जो डेफिनेशंस और वो जो सारी डिफरेंट तरह की कंपनीज हैं उनको इकट्ठे करके पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर में आगे 2 मेन टॉपिक हैं, एक है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे होते हैं ये कंपनी लॉ में किस तरह से आते हैं, और आखिरी टॉपिक होगा कंपनी रजिस्टर कैसे होती है। वो टॉपिक चैप्टर 1 से ज़्यादा चैप्टर 2 का है, हम उस टॉपिक को पढ़ते चैप्टर 2 में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमने अभी तक जितना पढ़ा है इसका एक प्यारा सा क्यूट सा टेस्ट। अब आपको पता है कि सीलो तो बहुत तेज़ी से भूल जाता है, तो इसमें जो है वो हम टेस्ट साथ साथ करते रहेंगे। कल 23 मार्च है, तो आपको पता है कि 23 मार्च तो करारदाद पाकिस्तान, उस दिन इतना अहम मामला हुआ था, तो उस दिन आपको पढ़ा के जो है ना वो तकलीफ़ देने वाली बात है। वैसे भी कंपनी लॉ तो होती ही 5 दिन, तो अब आपके पास एक अच्छा वीकेंड आ गया। इस वीकेंड पे अभी तक जितना पढ़ा हुआ है जो लिखने वाला रह गया उसे लिख लें, अच्छा सा टेस्ट तैयार करके दें। तो मंडे को सिर्फ ये जो 5 सफ़े इनमें से वो जो आखिरी 2 बातें 5वें सफ़े पे लिखी हुई हैं और बीच में वो जो एक टेबल सा बना हुआ था उसको छोड़ के बाकी सबका एक प्यारा सा टेस्ट होगा। तो हम ट्यूसडे को उस टेस्ट को पहले डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे कि आपने सवाल जवाब वगैरह किस तरह से लिखे हैं, थोड़ा सा मैं उसमें गाइड करूँगा और फिर इंशाल्लाह ताला हम आगे चलेंगे। यहाँ एक भाई सवाल पूछने लगे थे। सब्सिडरी कंपनी का 3rd पॉइंट, सब्सिडरी कंपनी का 3rd पॉइंट किताब से दिखाइए। Subsidiary. However, such class or classes of holding company shall not have layer of subsidiary beyond such number as may be notified. कुछ इस तरह की फजूल बातें अचानक से कर देते हैं जिसमें दिल खराब हो जाता है। हमने कहा कि लेयर्स हो सकती हैं, इस कंपनी की कितनी लेयर्स हैं? 5। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि लोग मजाक बना लें कि कंपनी की नीचे 200 लेयर्स हो, तो उन्हें कह दिया उस तरह की कंपनी और उस तरह की क्लास ऑफ कंपनी को उससे ज़्यादा लेयर्स की हम इजाज़त नहीं देंगे, एज में बी स्पेसिफाइड। अब कुछ भी नहीं बताया, तो उन्होंने कहा, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि कल को किसी भी खास तरह की कंपनी को एक खास नंबर ऑफ लेयर्स से ज़्यादा मना कर देंगे। अब किस कंपनी को मना कर रहे हैं हमें नहीं पता, कितने से मना कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन जुमला सिलेबस में आ गया। तो इस तरह के जुमले असूलन आईकेएफ को निकाल देने चाहिए जिसका अभी हमें नहीं पता। सिर्फ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, लिस्टेड कंपनी को 7 से ज़्यादा लेयर्स अलाउड नहीं है। लिस्टेड कंपनी को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ना पेपर में लिखने वाली बात है ना याद करने वाली बात है। हमने अपने सिलेबस की बाउंड्री में रहना है। आप कुछ प्रैक्टिकल पूछेंगे मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, लेकिन साथ डिस्क्लेमर भी दे दूंगा कि हमारे सिलेबस से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी खास तरह की कंपनी को अगर हम कह देंगे कि तुम इतने से ज़्यादा लेयर्स ना रखो तो ऐसा ही होगा। वो कौन सा होगा? एज में बी स्पेसिफाइड। डन? तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, मतलब अब अगले बच्चे भी जो है वो आ रहे हो।